बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये ग्राम्स में आर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम जो है वो देखते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं। यानी कि जब भी हमें जो है वो आर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करनी है तो हम इस मेथड को जो है वो यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है, गिवन ए बेसिस। बेसिस क्या होती है स्टूडेंट्स? बेसिस वो होती है कि जिसमें वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और वो वेक्टर्स जो हैं उस स्पेस को क्या कर रहे होते हैं, स्पैन कर रहे होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। या बेसिस वो होता है जिसका हर वेक्टर जो है वो लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके उस स्पेस को जिसको वो जनरेट करता है। बहरहाल ये है कि हमारे पास बेसिस हैं और स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखें कि इसके अंदर ज़्यादा जो वेक्टर स्पेस यूज़ होगी, क्योंकि बुनियादी सेट हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो इससे पहले आप ये ध्यान में रख लें कि आपका छठा चैप्टर क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो छठा चैप्टर भी पैरेलल में मैं चला रहा हूँ ये 7th चैप्टर के, तो उसकी वीडियोस भी जो है वो लाजमी देखें। बहरहाल ये है कि गिवन ए बेसिस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V ओवर R, ये हमारे पास बेसिस दी गई है एन आर्थोनॉर्मल बेसिस। कौन सी बेसिस? आर्थोनॉर्मल। आर्थोनॉर्मल का मतलब यह है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इनर प्रोडक्ट 0 की इक्वल होगी और जो सेम है उनकी जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होगी। या इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी? डेल्टा आई जे के इक्वल आएगी, क्रोनेकर डेल्टा के इक्वल। और आगे क्रोनेकर डेल्टा को हम डिफाइन किया हुआ है। बहरहाल ये हमारे पास जो है वो इसकी आर्थोनॉर्मल बेसिस है और इस कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो V1 है, ठीक है, V1 का नॉर्म लेके उसको उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U1 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, जो V2 वेक्टर है, V2 वेक्टर को लेंगे, ये भी V2 वेक्टर है, तो U1 के साथ, ये जो U1 हमारे पास आ चुका है, इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेके इसको U1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा उसका फिर नॉर्म लेंगे और उसको उसके नॉर्म पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U2 आ जाएगा। फिर आगे जो है वो हम क्या करेंगे, ये W3 फाइंड करने के लिए V3 से स्टार्ट करेंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, ये V3 ही रहेगा। आगे इधर जो है वो U1 है, फिर क्या आ जाएगा, साथ U2 आ जाएगा। जो आंसर आया वो बेसिकली W3 था, उसका नॉर्म लोगे तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, U3 आ जाएगा। और ये प्रोसेस जितने डेफिनेटली इसके अंदर वेक्टर मौजूद हैं उतने ही वो स्टेप बनते जाएंगे और आगे आप लोग जो है वो इसको सॉल्व करते जाएंगे। अगर हम जनरल बात करें WN फाइंड करने की तो VN से आप स्टार्ट लोगे तो VN, ये देखें हर एक के साथ ये वेक्टर हमारे पास VN ही है। और इधर आप U1 से स्टार्ट लोगे, U1 U2 U जितने भी हैं वो आपके पास जो हैं वो U आ जाएंगे। और इधर साथ जो है इसी तरह U1 U2 UN-1 ये आपके पास WN आ जाएगा और WN को उसके नॉर्म पे डिवाइड करेंगे तो UN आ जाएगा। इस तरह आपने क्या फाइंड किया, U1 U2 U3 UN, इनका भी जो है वो आप एक सेट बना लोगे तो ये आर्थोनॉर्मल सेट है। और इससे पहले थ्योरम में हमने ये प्रूव किया कि आर्थोनॉर्मल सेट जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और इसका जो स्पैन है, ठीक है, वो इसके स्पैन के इक्वल ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा प्रोसेस है जिसको ग्राम-स्मिथ आर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, इसकी मदद से हमें एक बेसिस से हम जो है वो आर्थोनॉर्मल बेसिस जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ये U1 U2 U3 अप टू UN है। ये भी हमने प्रूव कर दिया कि ये बेसिस है। ये भी जो है वो हमारे पास जो वेक्टर्स हासिल होते हैं वो भी क्या हैं, बेसिस हैं। क्यों कि एक तो ये है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और दूसरा इसका जो स्पैनिंग सेट है वो इसके इक्वल ही है, तो इसलिए ये भी क्या बनेगी, आर्थोनॉर्मल बेसिस बनेगी। और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राम-स्मिथ आर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। और इसकी मदद से अब हम जो है वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल को जो है वो सॉल्व करेंगे। नंबर 12 है और एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है कि शो दैट दिस सेट इज़ ए बेसिस ऑफ R3। ये क्या है, R3 का बेसिस है। एक तो चीज़ हमें ये शो करनी है, यूजिंग ग्राम-स्मिथ आर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्म दिस बेसिस टू एन आर्थोनॉर्मल बेसिस। और वो अभी हम जो है वो हमने जो है वो डिस्कस किया और उस प्रोसेस को हम जो है वो यूज़ करके क्या करेंगे, इसका बेसिस फाइंड करेंगे जो कि आर्थोनॉर्मल बेसिस है, उसको हम जो है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम शो करते हैं द गिवन सेट इज़ ए बेसिस ऑफ R3। ठीक है, गिवन क्या है, 1 1 1
0 1 1 0 0 1, ठीक है। ये जो सेट है इज़ ए बेसिस ऑफ आर क्यूब, इज़ ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। टू शो द अबव सेट is basis of R cube, we show that the vectors are linearly independent. The vectors are linearly independent. वेक्टर्स कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे कि अगर हम इसकी एक लीनियर कम्बिनेशन लें फॉर द स्केलर्स, फॉर स्केलर्स ए बी सी, ठीक है। तो इसका नाम हम जो है वो स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं V1 कह दूं, इसको मैं V2 कह दूं और इसको मैं V3 कह देता हूं, तो इसका मतलब ये है कि AV1 प्लस BV2 प्लस CV3 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए बी सी किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल। अगर ए बी सी 0 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब हम इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। V1 है हमारे पास 1 1 1 प्लस V2 है हमारे पास 0 1 1 और V3 है 0 0 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करें तो ए आ जाएगा, ये 0 बी आ जाएगा और ये जो है 0 0 सी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, तीनों को जो है वो ऐड करेंगे। ये हमारे पास 0 वेक्टर है और 0 वेक्टर जो है वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, जो इसकी डायमेंशन है उसी के इक्वल हम कंसिडर करेंगे। ये 0 0 के इक्वल आ गया। इस तरह ये क्या बना, ये ए प्लस बी, ये ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 0 0 आ गया, इज़ इक्वल टू 0 0 0 आ गया। अब यहाँ से इसका कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स, तो a किसके इक्वल है 0 के, a प्लस बी किसके इक्वल है 0 के, a प्लस बी प्लस सी भी किसके इक्वल है 0 के। तो ये a तो आ गया 0 के इक्वल, इसमें पुट करें तो 0 प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, तो b किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। a और b की वैल्यू उधर 0 पुट करें तो c किसके इक्वल आ जाएगा, c भी 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि तमाम स्केलर 0 के इक्वल आ गया है। विच शोज़ दैट v1 v2 v3 इज़ आर, ये जो है वो क्या है, ये जो वेक्टर्स हैं आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और डेफिनेटली ये आर क्यूब को स्पैन भी करते हैं। हेंस ये जो 1 1 1 0 1 1 और 0 0 1 दैट फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ आर क्यूब, फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। तो ये क्या बनाते हैं, ये आर क्यूब की बेसिस बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन यही था कि हमने ये प्रूव करना है ये इसकी बेसिस बनाते हैं। अब हम ग्राम स्मिथ प्रोसेस के ज़रिए ये शो करेंगे कि आर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से इसका आर्थो नॉर्मल बेसिस जो है वो फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, ग्राम स्मिथ आर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए हमने इस बेसिस से आर्थो नॉर्मल बेसिस जो है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो गिवन बेसिस है उसको हम लिख लेते हैं गिवन बेसिस। गिवन बेसिस ये है स्टूडेंट्स के 1 1 1 1 1 0 1 1 और 0 0 1, ये हमारे पास जो है वो बेसिस गिवन है और इसकी हमने आर्थो नॉर्मल बेसिस फाइंड करना चाहते हैं। और प्रोसेस हमारे पास ग्राम स्मिथ प्रोसेस है और इसको हम जो है वो पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये 3 वेक्टर्स हैं, लेट
V1 इज़ इक्वल टू है 1 1 1 और V2 इज़ इक्वल टू है 0 1 1 और V3 किसके इक्वल है 0 0 1 के। अब यहाँ से हम जो है वो बेसिकली क्या फाइंड करेंगे, U1 U2 U3 ये तीन वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड करेंगे और ये जो तीन वेक्टर्स हैं ऑर्थोनॉर्मल प्रोसेस बनाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाएंगे किस प्रोसेस के मुताबिक, ग्राम स्मिथ प्रोसेस के जो है वो मुताबिक। सबसे पहले हमने जो है वो क्या करना है स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में U1 फाइंड करना है और U1 किसके इक्वल है, V1 ओवर V1 नॉर्म के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, V1 का नॉर्म फाइंड करेंगे। अब ये V हमारे पास किसके इक्वल है 1 1 1 और इसका नॉर्म किसके इक्वल होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3 1 ओवर अंडर रूट 3 1 ओवर अंडर रूट 3। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया U1, एक वेक्टर हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है U1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3 1 ओवर अंडर रूट 3 1 ओवर अंडर रूट 3, दैट इज़ U1। ठीक है जी। फिर हमने क्या लिखना है, U2 लिखना है। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें पहले जो है वो W1 फाइंड करना है। उसके लिए उस प्रोसेस के लिए हमें क्या फाइंड करना है, बल्कि W2 से जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया है, तो W2 हमने जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। अब ये W2 जो है वो स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, ये हमारा W2 इक्वल होगा V2 माइनस इधर आएगा V2, इधर आएगा U1 और इधर भी U1 आएगा। ठीक है जी, V2 U1 और U2 ये आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें हमने क्या करना है, इधर आप वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर दोगे। V2 किसके इक्वल है, V2 इज़ इक्वल टू 0 1 1 है, माइनस इसकी हमने इनर प्रोडक्ट लेनी है किसकी, V2 की U1 के साथ, ये V2 है और ये हमारे पास जो है वो U1 है, तो इसकी इनर प्रोडक्ट V2 क्या है, चलें इसको लिख ही लेते हैं। इसी तरह इनर प्रोडक्ट में V2 है 0 1 1 कॉमा और U1 किसके इक्वल है 1 ओवर अंडर रूट 3 1 ओवर अंडर रूट 3 कॉमा 1 ओवर अंडर रूट 3 और इधर भी आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3 1 ओवर अंडर रूट 3 1 ओवर अंडर रूट 3 आ गया। अच्छा जी, ये क्या बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू 0 1 1 माइनस इसका इनर प्रोडक्ट लें तो ये क्या बनेगा 0 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 और साथ ही आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3 1 ओवर अंडर रूट 3 1 ओवर अंडर रूट 3 आ गया। अब ये W2 फिर स्टूडेंट्स किसके इक्वल आया, W2 इज इक्वल टू 0 1 1 माइनस 2 ओवर अंडर रूट 3 इंटू, अगर मैं यहाँ पे ये हमारे पास क्या है 1 ओवर अंडर रूट 3 कॉमन ही ले लूँ तो 1 1 1 आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या बना, ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स दैट इज़ इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिख लेता हूँ, यानी कि ये W2 जो है वो हमारा वो किसके इक्वल आया है 0 1 1 माइनस 2 ओवर अंडर रूट 3 1 ओवर अंडर रूट 3 1 ओवर अंडर रूट 3 1 ओवर अंडर रूट 3 ये आया है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये 0 1 1 फिर इसको आप अंदर चले मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा 2 ओवर 3 ये भी आ जाएगा 2 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया 2 ओवर 3 आ गया। तो ये बनेगा, माइनस करें तो माइनस 2 ओवर 3 1 में से तो ये 1/3, ये भी क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा और इस तरह ये आ गया W2 हमारे पास क्या है माइनस 2 ओवर 3 1/3 1/3। फिर हमने क्या करना है, इसका उसके मुताबिक नॉर्म लेना है, नॉर्म लें
तो ये -2/3 इसका स्क्वायर प्लस 1/3 इसका स्क्वायर प्लस 1/3 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। दैट इज़ इक्वल टू 4/9 1/9 1/9। तो ये क्या बन गया 6/9 और दैट इज़ इक्वल टू 2/3 इसका स्क्वायर रूट। दैट इज़ इक्वल टू W2 नॉर्म। W2 नॉर्म जो है वो इसके इक्वल आ गया। हमने स्टूडेंट्स क्या लिखना था, हमने लिखना है U2। हम जो है वो क्या लिखना चाहते हैं, U2 लिखना चाहते हैं। तो U2 अब कैसे लिखा जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू W2/W2 नॉर्म। U2 जो है वो किसके इक्वल है, W2/W2 नॉर्म के इक्वल है। अब W2 किसके इक्वल है, W2 है 1/√3 1/√3 1/√3 और डिवाइडेड बाय W2 नॉर्म 2/√3 आ जाएगा 2/√3। इसको सेपरेटली लिख लें और डिवाइड करें तो ये 1/√2 आ जाएगा, क्योंकि √3 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1/√2 1/√2 और ये 1/√2। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो U2 आ गया, U2 वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 1/, ये जो है वो हमारे पास U2 दैट इज़ इक्वल टू, इसमें W2 स्टूडेंट्स में जो है वो गलती से लिखा। W2 हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, W2 ये नहीं है, W2 है हमारे पास -2/3 -2/3 1/3 और 1/3 ये है। और अब हम इस पे जो है वो जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हैगा, √3/√2 -2/3 1/3 और ये क्या बन गया 1/3। जब इसको आपने से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ये हमारे पास ऊपर 2 रहे तो -2 बल्कि माइनस इधर ही रहने दें, -2/√6 आ गया। ये √3 ऐसे कैंसिल हो गया, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 1/√6 और ये 1/√6। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू U2। तो हमने अभी जो है वो क्या फाइंड कर लिए, U1 भी फाइंड कर लिया और U2 भी फाइंड कर लिया। और U2 अब हमारे पास ये इसके इक्वल है, इसको मैं इधर साइड पे लिख लेता हूँ। U2 इज़ इक्वल टू आया है -2/√6 1/√6 1/√6, ये U2 है। अब हमने क्या फाइंड करना है, U3 फाइंड करना है। उसके लिए हम सबसे पहले W3 लिखेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, W3 लिखेंगे। तो W3 स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, W3 जो है वो V3 से स्टार्ट होगा, -V3 के साथ U1 लिखा जाएगा, साथ U1 है, फिर -V3 के साथ U2 लिखा जाएगा और साथ जो है वो क्या है U2 है। ये हमारे पास जो है वो इसका फार्मूला आएगा। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दोगे। V3 हमारे पास है 0 0 1 -0 0 1 कोमा U1 जो है वो किसके इक्वल आया है, U1 इज़ इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 ये आ गया। और साथ लिखना है 1/√3 1/√3 1/√3, फिर माइनस, फिर हमने V3 लिखना है 0 0 1 और इसके साथ आ जाएगा U2। U2 क्या है, -2/√6 1/√6 1/√6 लिखेंगे और साथ लिख देंगे -2/√6 1/√6 1/√6। तो ये हमने बेसिकली मैंने क्या किए हैं, तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे रिप्लेस कर दी हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0 0 1 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा, इनर प्रोडक्ट है तो ये 0 + 0 + 1/√3 1/√3 1/√3 1/√3 ये आ जाएगा। माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 0 0
1/√6, यह आ जाएगा -2/√6, 1/√6, 1/√6। ये बन गया 0 0 1 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1/3 1/3 1/3 आ जाएगा, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -2/6 1/6, और ये भी क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ये फिर क्या बना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 0 - 1/3 - 2/6, 0 - 1/3 - 1/6, 0 - 1/3 - 1/6। इसका जो है वो एलसीएम ले लें तो ये क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करें ये स्टूडेंट्स -4/6 तो -2/3 आ जाता है, ये क्या आ जाता है -2/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये स्टूडेंट्स आएगा -3/6 तो -1/2, -1/2 और ये भी -1/2। तो W2 हमारे पास जो है वो क्या आ गया, W3 हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो है वो क्या आई है, दैट इज़ इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट से गलती हुई, वो क्या है, ये माइनस था -1/3, और ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाता है -2/6 + 2/6 है, तो ये आपस में कैंसिल होकर ये ज़ीरो आ जाता है, 1/3 1/3, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी जो है वो ज़ीरो बन जाएगा। तो 0 - 1/2 -1/2 ये हमारे पास आ गया W3। अब W3 से हमने क्या लिखना है, W3 से लिखना है U3 लिखना है, और U3 जो है वो किसके इक्वल होगा, W3 इज इक्वल टू 0 - 1/2 -1/2 ये आया है। हमने W नॉर्म फाइंड करना है तो वो आ जाएगा 0² - 1/2 इसका स्क्वायर -1/2 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 1/4 + 1/4, ये 2/4 आ जाएगा, और 1/2 ये 2/4, और ये फिर बनेगा 1/√2, ठीक है, वो कैंसिल हो गया। तो ये W3 नॉर्म आ गया। U3 जो है वो W3/W3 नॉर्म है, तो ये किसके इक्वल आएगा, W3 है 0 - 1/2 -1/2, इसको डिवाइड कर लेंगे 1/√2 पे, तो √2 ये आ जाएगा, और साथ आएगा 0 - 1/2 -1/2, तो इस तरह ये स्टूडेंट्स बनेगा 0 - -1/2 और -1/√2, ये बन गया U3। तो इस तरह जो है ये एक हमारे पास U1 U2 U3 का एक सेट आ गया, जिसको जो है वो हम आर्थोनॉर्मल बेसिस कह रहे थे, इसको क्या कह रहे थे, आर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये U1 U2 U3 जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं ये बेसिकली आर्थोनॉर्मल बेसिस हैं। तो दी आर्थोनॉर्मल बेसिस जो हैं वो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिर क्या बने, ये U1 है, U2 है, U3 है। U1 आया है 1/√3 1/√3 और 1/√3, और U2 हमारे पास आया है -2/√6 1/√6 1/√6, और इसी तरह जो है वो U3 आया है 0 - 1/√2 -1/√2। तो ये जो सेट है ये आर्थोनॉर्मल बेसिस है, और यही हमें स्टूडेंट्स फाइंड करना था। इसके साथ हमारी ये थ्योरी जो है वो कंप्लीट हुई। अब हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 7.1 को नेक्स्ट वीडियो से। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।